हाय स्टूडेंट, ऑनलाइन वीडियो क्लास में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि हमने पिछली क्लास में कार्बन के कुछ महत्वपूर्ण यौगिकों के बारे में देख रहे थे, जिसमें अपन ने सीएनजी और एलपीजी की बात की। आज हम बात करने वाले हैं बहुलक। क्या बहुलक? अगर बात करें यहाँ पर बहु, क्या सोच रहे हो? बहुलक, जिसकी बहुलक की उसे क्या कहेंगे? बहुलक नहीं, बहु का मतलब क्या होगा? अनेक, और लक का मतलब इकाई, अर्थात अनेक इकाई आपस में जुड़कर एक यौगिक का निर्माण करते हैं, उसे ही क्या कहा जाता है? बहुलक कहा जाता है। तो मिलकर क्या निर्माण करती हैं? बहुलक का निर्माण करते हैं, और इसी क्रिया को क्या कहा जाता है? बहुलीकरण कहा जाता है। ठीक है, बहु का मतलब अनेक और लक का मतलब इकाई, अर्थात अनेक इकाई या तो सेम भी हो सकती हैं और अलग भी हो सकती हैं। तो अनेक इकाई आपस में जुड़कर जिस उत्पाद का, जिस यौगिक का निर्माण, जिस पदार्थ का निर्माण करते हैं, उसे ही क्या कहा जाता है? बहुलक कहा जाता है। और इसी क्रिया को क्या कहा जाता है? बहुलीकरण कहा जाता है। क्लियर? अब बात करते हैं बहुलक के प्रकार। बहुलक दो प्रकार के होते हैं, एक होता है प्राकृतिक बहुलक, एक क्या होगा? प्राकृतिक बहुलक, और दूसरा होता है कृत्रिम बहुलक। देखो, प्राकृतिक बात आ गई तो इसका मतलब ये किससे प्राप्त होंगे? डायरेक्ट प्रकृति से प्राप्त होने वाले बहुलक जो होते हैं या पदार्थ जो होते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है? प्राकृतिक बहुलक कहा जाता है। जो डायरेक्ट इससे प्राप्त होंगे अपन को, प्रकृति से प्राप्त होते हैं, प्राकृतिक रूप से प्राप्त होते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है? प्राकृतिक बहुलक कहा जाता है। कृत्रिम बहुलक वे बहुलक जो मानव के द्वारा निर्मित किए जाते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है? कृत्रिम बहुलक कहा जाता है। प्राकृतिक बहुलक की बात करते हैं तो प्राकृतिक बहुलक में जैसे प्राकृतिक रबड़, क्या हो सकता है? प्राकृतिक रबर हो सकता है। सेल्यूलोज भी प्राकृतिक बहुलक है। सेल्यूलोज, स्टार्च, ये सारे किसके उदाहरण है? प्राकृतिक बहुलक के। किसके? प्राकृतिक बहुलक के। अगर जैसे अपन बात करें यहाँ पर रबर की, प्राकृतिक रबर की बात करते हैं, प्राकृतिक रबर, तो ये प्राकृतिक रबर जो है एक पादप से प्राप्त किया जाता है, और पादप से जिस फॉर्म में प्राप्त होता है, एक लिक्विड द्रव के रूप में प्राप्त होता है, जिसको क्या कहा जाता है? लेटेक्स। क्या कहा जाता है? लेटेक्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है? लेटेक्स कहा जाता है। और इस लेटेक्स में क्या मिलाया जाता है? सबसे पहले इसको ठोस रूप में परिवर्तित करने के लिए एसिटिक अम्ल मिलाया जाता है। एसिटिक अम्ल जब मिला दिया जाता है तो ये चेंज हो जाता है ठोस फॉर्म में, परंतु इसकी जो प्राकृतिक रबर जो होती है, जिसका तनन सामर्थ्य जो बोलती है बहुत कम होता है, और ये ठोस होता है। तो इसलिए अब इसमें क्या किया जाता है? जो हमको ये ठोस रबर प्राप्त हुआ, जिसकी तनन सामर्थ्य भी क्या होगी? कम होती है। तो अब क्या किया जाता है? प्रत्यास्थता और तनन सामर्थ्य को बढ़ाने के लिए इसमें क्या मिलाया जाता है? सल्फर मिलाया जाता है। क्या मिलाया जाता है? सल्फर। ठोस रबर प्राप्त होगा यहाँ पर, ठोस रबर, जिसकी जो क्या होगी? प्रत्यास्थता भी कम होगी और तनन सामर्थ्य भी क्या होगी? कम होगी। तो इस कोई प्रत्यास्थता और तनन सामर्थ्य जो है उसको बढ़ाने के लिए इसमें क्या मिलाया जाता है? सल्फर मिलाया जाता है। सल्फर के साथ क्या किया जाता है? गर्म किया जाता है, और गर्म करने पर जो रबर प्राप्त होता है उसी को क्या कहा जाता है? प्राकृतिक रबर। और उसी प्राकृतिक रबर की प्रत्यास्थता भी अधिक होगी और तनन सामर्थ्य भी क्या होगा? अधिक होगा। और जब इसमें सल्फर मिलाने की जो प्रक्रिया है, इसी को क्या कहा जाता है? वल्कनीकरण। क्या कहा जाता है? वल्कनीकरण या वल्कनाइजेशन कहा जाता है इसको।
सबसे पहले लेटेक्स जो प्राप्त किया ये पादप से प्राप्त हुआ एक द्रव फॉर्म में। अब उसको ठोस में परिवर्तित करने के लिए उसमें क्या मिलाया जाता है, एसिटिक अम्ल मिलाया जाता है। तो जो रबर प्राप्त हुआ उस रबर की क्या होती है, उसकी प्रत्यास्थता भी कम होती है और तनन सामर्थ्य भी कम होती है। तो उसको बढ़ाने के लिए उसमें क्या मिलाया जाता है, सल्फर मिलाया जाता है। तो सल्फर को मिलाने के लिए उसको उसके साथ गर्म किया जाता है। गर्म करने पर जो रबर प्राप्त होता है वही क्या कहलाएगा, प्राकृतिक रबर कहलाएगा। और उसकी प्रत्यास्थता भी अधिक होगी और तनन सामर्थ्य भी अधिक होती है। तो ठोस रबर में क्या मिलाने की प्रक्रिया, सल्फर मिलाने की प्रक्रिया ही क्या कहलाती है, वल्कनीकरण या वल्कनाइजेशन कहा जाता है। तो प्राकृतिक रबर बहुलक किसका है, जो प्राकृतिक रबर जो है आइसोप्रीन का बहुलक होता है। प्राकृतिक रबर किसका बहुलक, आइसोप्रीन। आइसोप्रीन का क्या है, बहुलक। अर्थात एक इकाई की बात करें तो उसमें कौन सी इकाई, आइसोप्रीन जो है, आइसोप्रीन की बहुत सारी इकाई आपस में जुड़कर इसका निर्माण करते हैं प्राकृतिक रबर का, जिसको क्या कहेंगे, पॉली आइसोप्रीन। पॉली का मतलब अनेक, आइसोप्रीन का मतलब आइसोप्रीन। अर्थात आइसोप्रीन की अनेक इकाई आपस में जुड़कर किसका निर्माण करेगी, प्राकृतिक रबर का निर्माण करती है। तो आइसोप्रीन की बात करते हैं तो आइसोप्रीन जो होता है उसका CH2C डबल बंद CH2, ये जो सूत्र है ये किसका सूत्र है, 1 2 आइसोप्रीन का, ये किसका सूत्र है, आइसोप्रीन का सूत्र है। और इस आइसोप्रीन के सूत्र में कितनी इकाई, इसकी N इकाई, कितनी N इकाई जो है आइसोप्रीन की वो जुड़ती है। जुड़ेगी कैसे, यहां से ये बंध ब्रेक होगा क्योंकि ये कौन सा बंध है, सहसंयोजक बंध। और सहसंयोजक बंध के लिए एक कार्बन एक इलेक्ट्रॉन इसके पास जाएगा और एक इलेक्ट्रॉन इसके पास जाएगा, ये हो जाएगा। अब देखो इसी तरीके से यहां से भी ये डबल बंध ब्रेक होगा और ब्रेक होने पर एक इलेक्ट्रॉन इस कार्बन के पास और एक इलेक्ट्रॉन इस कार्बन के पास चला जाता है। अब क्या होगा, एक इलेक्ट्रॉन ये और एक इलेक्ट्रॉन ये, तो इनके बीच में कौन सा बंध बन जाएगा, सहसंयोजक बंध बन जाएगा। और ये बंध इलेक्ट्रॉन जो है, ये इलेक्ट्रॉन नेक्स्ट आइसोप्रीन के साथ, अर्थात नेक्स्ट इकाई की बात करता हूं। अगर मैं यहाँ पर देखो, यहाँ पर CH2 डबल बंध, CH सिंगल बंध, CH3 डबल बंध CH2, अगर अपन दो इकाइयों की बात कर लेते हैं तो यहां पर भी तो बंध ब्रेक होगा। तो इन दोनों ने तो मिलकर क्या निर्माण कर लिया, डबल बंध का। अब एक इलेक्ट्रॉन ये और एक इलेक्ट्रॉन ये, दोनों इलेक्ट्रॉन क्या कर लेंगे, आपस में सहसंयोजक बंध का निर्माण कर लेंगे। और इधर जो है ये भी नेक्स्ट इकाई के साथ, तो ये भी क्या बना लेगा, यहाँ पर बंध का निर्माण कर लेगा। ये बात समझ में आ गई, ये कैसे जुड़ रहे हैं। तो इस तरीके से ये बहुत सारी इकाई आपस में ऐसे जुड़कर इसका निर्माण करते हैं आइसोप्रीन, प्राकृतिक रबर। अर्थात इसीलिए इसको क्या बोलेंगे, पॉली। पॉली का मतलब अनेक, आइसोप्रीन अर्थात आइसोप्रीन की अनेक इकाई आपस में जुड़कर किसका निर्माण करती है, प्राकृतिक रबर का निर्माण करती है। देखो इधर इसको मैं सिस्टमेटिक तरीके से लिखते हैं। आइसोप्रीन जो है वो होता है CH2 डबल बंध CH सिंगल डबल बंध CH2 और ये है CH3। तो इसकी कितनी इकाई, N इकाई आपस में जुड़कर बहुलीकरण की क्रिया द्वारा, बहुलीकरण क्या कहलाएगा, ये बहुलीकरण की क्रिया द्वारा। आप समझ में आ गया कैसे जुड़ेगा ये, यहाँ से बंध ब्रेक होगा तो यहाँ पर क्या बनेगा, देखो यहाँ पर CH डबल बंध C सिंगल बंध CH और यहाँ पर क्या जुड़ा हुआ CH3। अब देखो यहाँ पर क्या CH2 है या नहीं है। अब देखो, अब CH2 यहाँ पर इधर कौन जुड़ेगा, ये दूसरा जुड़ेगा, तो यहाँ पर जुड़ेगा, तो यहाँ पर किसका निर्माण हो जाएगा, बंध का निर्माण। अभी मैंने बताया ना, यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन मुक्त होगा, यहाँ पर कितने, 1 2 3 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। तो इस तरीके से ये जो है ये आगे जुड़ने के लिए क्या हो गए, स्वतंत्र हो गए। तो इस तरीके से ये N इकाइयां आपस में जुड़ चुकी हैं और जुड़ने के बाद में जो अपन को प्राप्त हुआ इसे क्या कहेंगे, पॉली आइसोप्रीन। क्या कहेंगे, पॉली आइसोप्रीन। और इसी को क्या कहा जाता है, प्राकृतिक रबर कहा जाता है।
तो इस प्राकृतिक रबर में सबसे पहले किसके लेटेक्स जो अपन को प्राप्त हुआ उसमें एसिटिक अम्ल मिलाया जाता है। उस एसिटिक अम्ल से मिलाने के बाद में जो रबर प्राप्त हुआ वो ठोस रबर होता है, उसकी तनन सामर्थ्य और प्रत्यास्थता भी क्या होगी, कम होगी। तो उसको इंक्रीज करने के लिए उसमें क्या मिलाया जाता है, सल्फर मिलाया जाता है। और सल्फर मिलाने की प्रक्रिया ही क्या कहलाती है, वल्कनीकरण या वल्कनाइजेशन कहा जाता है। क्लियर। और अब क्या होगा, जो रबर प्राप्त हुआ हमको, उस रबर में से क्या बनाए जा सकते हैं, टायर बनाए जा सकते हैं, जिससे हम कम घिसना जो जैसे टायर चलते हैं तो सल्फर मिलाने के बाद में वो कम घिसेंगे, और कम घिसेंगे के कारण उसको क्या बनाया जा सकते हैं, वाहनों के टायर बनाए जा सकते हैं। चप्पल जूते जो होते हैं उनके नीचे के सॉल भी इस रबर से बनाए जा सकते हैं। क्लियर। अब बात करेंगे अपन संश्लेषित बहुलक की। ये सेल्यूलोज और स्टार्च जो होते हैं किसके बहुलक है, ग्लूकोज के बहुलक हैं। किसके, ग्लूकोज के। क्लियर। अब बात करते हैं हम कृत्रिम बहुलक की। तो बहुलक जो है इसमें कौन सा है, कृत्रिम। अब हम बात करेंगे कृत्रिम बहुलक क्या होगा, बहुलक। कृत्रिम बहुलक का मतलब वह बहुलक जो मानव के द्वारा निर्मित किया जाता है उसे क्या कहा जाता है, कृत्रिम बहुलक कहा जाता है। जैसे एग्जाम्पल में क्या हो सकता है, रेसे, कृत्रिम रेसे हो सकता है, प्लास्टिक हो सकता है, कृत्रिम रबर हो सकता है। क्लियर। ये कृत्रिम रेसे जो है इनमें कौन कौन आएंगे, कृत्रिम जैसे रेसे में जैसे नाइलॉन 66 और टेरिलीन। उसके बाद में रेयन। ये जो है कृत्रिम रेसे हो सकते हैं। प्लास्टिक की बात करते हैं, यहाँ पर प्लास्टिक में कौन कौन हो सकते हैं, जैसे पॉलीथीन हो सकता है, पॉलीथीन के बाद में पॉलीथीन हो गया। उसके बाद में विनाइल क्लोराइड, पॉलीविनाइल क्लोराइड हो सकता है, पॉलीविनाइल क्लोराइड, पीवीसी जिसको बोला जाता है। पॉलीविनाइल क्लोराइड के बाद में पॉलीएक्रिलोनाइट्राइल हो सकता है, पॉलीएक्रिलोनाइट्राइल, और हो सकता है जैसे पॉलीस्टाइरीन, ये हो सकता है पॉलीस्टाइरीन। तो ये किसके बहुलक हो सकते हैं, प्लास्टिक की। तो ये प्लास्टिक के अलग अलग प्रकार जो है, पॉलीथीन भी प्लास्टिक है, पॉलीविनाइल पीवीसी भी प्लास्टिक है, पॉलीएक्रिलोनाइट्राइल जो है ये भी प्लास्टिक है। इस तरीके से ये प्लास्टिक के क्या हो सकते हैं, प्रकार हो सकते हैं। कृत्रिम रबर जो है जैसे बूना एस, बूना एन, ये किसके उदाहरण आ जाएंगे, कृत्रिम रबर के। अब इनको अपन एक एक करके देखते हैं। जैसे नाइलॉन 66, टेरिलीन और रेयन की बात करते हैं। पहले कृत्रिम रेसे की बात करेंगे अपन पहले। कृत्रिम रेसे में सबसे पहले बात करते हैं अपन नाइलॉन 66। नाइलॉन 66 जो होती है, पहले तो इनकी कौन कौन सी इकाई जो है, ये दो इकाइयों से, एक होता है हेक्सामेथिलीन डाइएमीन और दूसरा होता है एडिपिक अम्ल जो होते हैं, एडिपिक अम्ल, और दूसरा होता है हेक्सा
मेथिलीन डाइएमीन ये इन दोनों इकाइयों के बहुलीकरण से क्या बनता है, नाइलॉन 66 का निर्माण होता। एडिपिक अम्ल की बात करते हैं तो एडिपिक अम्ल जो होता है ये होता है यहाँ पर एडिपिक अम्ल की अगर अपन बात करेंगे तो एडिपिक अम्ल जो है उसमें ये, उसके बाद में हेक्सामेथिलीन जो डाइएमीन जो होता है, हेक्सामेथिलीन डाइएमीन में हेक्सामेथिलीन ये हो गया, डाइएमीन NH2 और NH2, ये क्या हो गया, हेक्सामेथिलीन डाइएमीन, और ये हो गया एडिपिक अम्ल। ये दोनों इकाई आपस में जुड़कर किसका निर्माण करती हैं, नाइलॉन 66 का निर्माण करती है। इस अर्थात एडिपिक अम्ल जो है इसमें भी कितने कार्बन है, 6 कार्बन है, और हेक्सामेथिलीन डाइएमीन है इसमें भी कितने कार्बन है, 6 कार्बन है, इसलिए इसको बोलते हैं 6 अर्थात नाइलॉन 66 नाम दिया गया। अब देखो ये जुड़ेगी कैसे, ये OH समूह है यहाँ पर, और यहाँ से OH समूह के साथ यहाँ से क्या निकलेगा, H निकलेगा, तो ये H जो है मैं इसको ऐसे लिख दूं। यहाँ पर भी अगर अपन इसको बात करेंगे तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, ऐसे लिख सकता हूँ। अब क्या होगा, यहाँ से OH समूह और यहाँ से H समूह जो है निकल कर क्या बाहर निकल जाएगा, पानी बाहर निकल जाएगा। क्या बाहर निकल जाएगा, पानी बाहर निकल जाएगा। और इधर से भी इस इकाई में भी कौन, ये बाहर निकलेगा, और इधर से कौन बाहर निकलेगा, ये बाहर निकलेगा, निकलेगा नहीं। अब बताओ इन सब के जुड़ने से क्या बनेगा, जैसे C डबल बंद, यहाँ से तो ये हो गया, यहाँ से ये होकर ये किसके साथ जुड़ा हुआ है, इसकी CH2 और ये जुड़ा हुआ है इसके साथ, और इसके साथ कौन जुड़ गया, अब NH जुड़ गया, नहीं जुड़ गया, और ये इसके साथ जुड़ा हुआ है तो ये है CH2 सॉरी ये 6 है, ये क्या है 6, ये क्या आएगा 6, और यहाँ पर क्या जुड़ जाएगा NH, और ये हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, ये जो है ये ही क्या कहलाएगा, नाइलॉन 66। इसी को क्या कहा गया, नाइलॉन 66 कहा गया। क्लियर, किसी को कोई डाउट। और यहाँ पर क्या बाहर निकल गए, N अणु किसके निकल गए, पानी के, अर्थात जल बाहर निकल गया। क्लियर, इस तरीके से किसका निर्माण होगा, नाइलॉन 66 का निर्माण होगा। दोबारा देखते हैं एक बार, ये जो नाइलॉन जो है ये किससे बना हुआ है, एडिपिक अम्ल और हेक्सामेथिलीन डाइएमीन। किससे बना हुआ है, हेक्सामेथिलीन डाइएमीन से बना हुआ है। एडिपिक अम्ल जो होता है उसमें भी 6 कार्बन है, हेक्सामेथिलीन एमीन डाइएमीन में भी कितने कार्बन है, 6 कार्बन है, इसलिए इसको क्या बोलेंगे, 6 जो वर्ड आया वो यहाँ से आया। क्लियर, यहाँ पर जुड़ता कैसे है, यहाँ पर जो OH समूह है और हेक्सामेथिलीन डाइएमीन जो है उसमें एक हाइड्रोजन NH2 जो है उसमें कि एक हाइड्रोजन इसके साथ बाहर निकल जाता है, अर्थात जल का निर्माण कर लेते हैं और जल बाहर निकल जाता है, और अपने पास क्या आ जाता है, नाइलॉन 66 का क्या हो जाएगा, निर्माण हो जाता है। तो इस तरीके से अपन को किसका निर्माण हुआ, नाइलॉन 66 का निर्माण होता है, जिससे क्या बनाया जा सकते हैं, मशीनों के गियर बनाए जा सकते हैं, बेयरिंग का निर्माण किया जा सकता है, कपड़ों का निर्माण किया जा सकता है। इस तरीके से रस्सियां बनाई जा सकती है, किससे, इससे। तो इससे उपयोग की बात करते हैं, उपयोग में उपयोग जो है, इसके उपयोग से क्या क्या बनाई जा सकती है, जैसे मशीनों के गियर, बेयरिंग, रस्सियां, कपड़े आदि बनाए जा सकते हैं। ये इसके क्या है, उपयोग। तो क्लियर, इस तरीके से किसका निर्माण किया जाएगा, नाइलॉन 66, और नाइलॉन 66 का इस तरीके से निर्माण करके ये क्या है, इसके उपयोग।
नेक्स्ट अगर अपन देखते हैं तो वो है टेरिलीन। और टेरिलीन जो है वो किस किस के बहुलीकरण से बनती है, देखो इधर टेरिलीन की बात करते हैं। नेक्स्ट जो है वो कौन सा है, टेरिलीन। टेरिलीन टेरिलीन जो है वो बनता है दो, एक टेरेथैलिक अम्ल, टेरेथैलिक अम्ल प्लस जो एथिलीन ग्लाइकॉल, एथिलीन ग्लाइकॉल, ग्लाइकॉल। देखो ये दो इकाई आपस में जुड़कर किसका निर्माण करती हैं, टेरिलीन का निर्माण करती हैं। तो यहाँ पर अगर इसके सूत्र की बात करते हैं तो ये सूत्र जो होता है ये है इसी तरीके से यहाँ पर भी ये क्या है, टेरेथैलिक अम्ल। और इस टेरेथैलिक अम्ल जो है इसके साथ कौन जुड़ेगा, एथिलीन ग्लाइकॉल, एथिलीन ग्लाइकॉल CH2 बंद CH2OH। ये किसका सूत्र है, एथिलीन ग्लाइकॉल का। अब देखो यहाँ पर इसकी एन इकाई और इसकी एन इकाई आपस में जुड़कर किसका निर्माण करती हैं, टेरिलीन का निर्माण करती। आप देखो यहाँ पर इस पे यहाँ पर OH है और यहाँ पर क्या है H। तो यहाँ पर यहाँ से क्या बाहर निकलेगा, यहाँ से बाहर जो निकलता है ये देखो इधर, यहाँ पर OH ये जो है ये बाहर निकल जाएगा, यहाँ से H बाहर निकलेगा, यहाँ से OH और यहाँ से H बाहर निकलता, इस तरीके से ये बाहर निकलते हैं। तो ये आपस में जुड़ जाएगा, तो यहाँ से कौन बाहर निकलेगा, यहाँ से ये बाहर निकल जाएगा, उधर से कौन बाहर निकलेगा आगे इकाई में, OH। अब देखो बना क्या अपने पास, C डबल बंद O और ये जो है बेंजीन बने हैं। अब देखो ये हो गया यहाँ पर, और O आ गया, O के साथ कौन जुड़ा हुआ है, CH2 और यहाँ पर कौन जुड़ेगा, O। तो इस तरीके से ये जुड़ने के लिए क्या हो गया, स्वतंत्र। तो ये क्या जुड़ गए, एन इकाई इसकी और एन इकाई इसकी। इस तरीके से किसका निर्माण हुआ है, टेरिथैलिक अम्ल का निर्माण, वो सॉरी टेरिलीन का निर्माण हो जाता है। इसको क्या कहा जाता है, पॉली एथिलीन टरथैलेट बहुलक या टेरिलीन कहा जाता है। तो इसी को क्या कहा जाएगा, टेरिलीन कहा जाता है। क्लियर। अब टेरिलीन के उपयोग की बात करेंगे। उपयोग जो है इसके, टेरिलीन जो है इसके उपयोग कपड़े, नाव की पाल नाव की पाल जानते हो ना, जो पहले जो चलती थी नाव जिसमें बीच में इस तरीके से ये नाव है और यहाँ पर क्या बांध दिया जाता है इस तरीके से ये। तो इसी ये जो पाल जो है इसका, ये किसका बना हुआ होता था, टेरिलीन का। इसका टेरिलीन का जो पाल बना हुआ था, बेल्ट, चुंबकीय टेप आदि के निर्माण में किसका उपयोग किया जाता है, टेरिलीन का उपयोग किया जाता है। क्लियर। तो ये अपन ने क्या देखा, टेरिलीन के लिए तो कपड़ों की नाव, सॉरी कपड़े, नाव की पाल, नाव जो होती है उनकी पाल जो होती है उसके निर्माण में किसका उपयोग किया जाता है, टेरिलीन का उपयोग किया जाता है। अब अपन नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे रेयॉन। क्या पढ़ेंगे, रेयॉन।